हेलो दोस्तों, आपका इस सर्वोदय चैनल में स्वागत है। मैं नीतीश कुमार, आपका गाइड। आज हमारा 19 अगस्त है। 19 अगस्त के बारे में जो आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उसके बारे में डिस्कस करूंगा आप लोगों के सामने। और मैं जो भी आगामी एग्ज़ाम है हमारे 67 बीपीएससी, CDPO, CT7, ये क्या कहते हैं, UPPCS, UPSC, जो भी आगामी एग्ज़ाम है उस सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज़ आर्टिकल को तैयार किया गया है कि सारे आपको PT के लिए, मेंस के हिसाब से या इंटरव्यू के स्तर पे, ये सारे स्तर पे आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। कृपया वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें और कृपया जितना हो सके आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं चीज़, जैसे कि हमारा 67 BPSC का रिवीजन बैच चल रही है अभी, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, दोनों सब्जेक्ट के अभी ऑप्शनल स्टार्ट होने वाले हैं क्लास। उसमें ही आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको क्लास की ज़रूरत है। या LSW की क्लास तो चल रही है, रूबी मैम का क्लास वो 5 से 6:30 हमारी क्लास वो चल रही है। और नीचे हमारे क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा नंबर लिखा रहता है। वहाँ पे कुछ भी तरह का अगर आप कुछ भी आपको क्वेरी है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में तहत आप मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में भी हमारा मोबाइल नंबर रहता है या व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप के जरिए आप मैसेज कर सकते हैं, या कॉल भी है वहाँ पे, तो कॉल के जरिए भी आप हमसे बात कर सकते हैं। कुछ अगर कोई जानकारी चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए, या मान लीजिए कोई क्लास ज्वाइन करना है, SRC BPSC, या मान लीजिए ऑप्शनल का क्लास या PT का क्लास, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। या आपके करीबी जो है जो कोई ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास के बारे में, तो आप बता सकते हैं कि वहाँ पे क्लास स्टार्ट होने वाली है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये हमारा लेके बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना था बैच को लेके। चलिए हम लोग आज टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं चीज़ें। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कि मुंबई के पास लावारिस नाव में 3 AK-47 जो है सो मिलने का हड़कंप मचे हुए हैं। कहाँ क्या हुआ उस बारे में जानेंगे कि हुआ क्या। तो मुंबई से 80 किलोमीटर दूर रायगढ़ एक ज़िले हैं, श्रीवर्धन बंदरगाह में एक नाव 3 AK सहित राइफल और कई जिंदा कारतूस मिले हैं। इस वजह से ये चीज़ें चर्चा में है। कि होता क्या है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है क्यों चर्चा में है, इसलिए इस चीज़ को बताना ज़रूरी होता है। ख़ास बात यह है कि इसका पुराना अगर सिलेबस जानेंगे क्या हुआ था, तो 12 मार्च 1993 में हमले में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में विस्फोटक RDX भी इसी बंदर से उतारा गया था। और मुख्यमंत्री जो है वो CM, जो डिप्टी CM है, उन्होंने कहा कि एक ऑस्ट्रेलियाई कंपनी के नाम पर पंजीकृत स्पीड बोट मानसूनी हवाओं के कारण ओमान से बहकर श्रीवर्धन तक आ पहुंची है। और सुबह श्रीवर्धन बंदरगाह क्षेत्र से हरेश्वर बीच के पास समुद्र में एक लावारिस स्पीड बोट देखी गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार यह पुलिस को दी गई है। आगे बात करें, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि देश विरोधी दुष्प्रचार में शामिल 8 YouTube चैनलों पर लगाया गया प्रतिबंध। सबसे बड़ी खबर है ये कि 8 YouTube चैनल हैं जो क्या है, देश विरोधी दुष्प्रचार में शामिल हैं, उन पर यूट्यूबर ने प्रतिबंध लगा दिया है। वो कौन सा है उसके बारे में चर्चा करूं तो उसके बारे में अगर बताया जा रहा है, लोकतंत्र TV है, यहाँ पे इतना बहुत सारे व्यूज़ हैं, उसमें करोड़ों में व्यूज़ हैं। वो गौरवशाली पवन मिथिलांचल हैं, CT5TH है, सरकारी अपडेट है, MMAM राजवी है, UNVTV है। ये बहुत सारे चैनल हैं, सब कुछ देखो, इस तरह के बहुत सारे हैं जिसको आप देख लेंगे चाहिए क्या है। तो सरकार ने झूठी सनसनीखेज और भारत विरोधी खबरें प्रसारित करने वाले 8 YouTube चैनल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसमें 7 भारतीय हैं और 1 पाकिस्तानी है शामिल है। सूचना मंत्रालय जो है उसने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी संबंध और सार्वजनिक व्यवस्था से जुड़े मामले को दुष्प्रचार फैलाने में शामिल इन चैनलों को 2021 में जारी गए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों के तहत ब्लॉक कर दिया गया है। इन 8 YouTube चैनलों को 114 करोड़ से अधिक बार देखा जा चुका था। इनके 85 लाख से अधिक सब्सक्राइबर थे। इस बात को आप देख लेंगे चीज़ें, बहुत ही अच्छा न्यूज़ है जो पर प्रतिबंध लगाया गया है। आगे चलेंगे कि कर्नाटक के सभी स्कूल और प्री कॉलेजों में राष्ट्रगान गाना अनिवार्य कर दिया गया है। कर्नाटक सरकार ने कहा कि अब राज्य में क्या बोला गया है, उन्होंने निर्देश दिया है कि अब राज्य में हर दिन स्कूल शुरू होने पर सभी छात्र छात्राओं को एक साथ अपने अध्यापक और अन्य स्टाफ के साथ जन गण मन गाना होगा। चंद घंटों को में दिए दूरसंचार में जो 5G स्पेक्ट्रम की बात चल रही है चाहिए, 5G स्पेक्ट्रम आवंटन का पूरा कर लिया गया है। दूरसंचार जो मंत्री हमारे हैं अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कंपनियों से 5G लॉन्च करने की को शुरू करने के लिए उन्होंने कहा है कि अगले महीने एयरटेल और रिलायंस जियो देश में 5G सेवा शुरू कर सकती है। 5G सेवा के शुरू होने से टेलीकॉम सेक्टर में नई नौकरियां भी निकलने जा रही है। टीम लीज की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2022 में जुलाई से दिसंबर तक के बीच 47% टेलीकॉम कंपनियों में नियुक्ति की जाएगी। इससे रोजगार भी बढ़ेंगे। बहुत ही एक शुभ समाचार है, हमारी शुभ न्यूज़ है।
दूरसंचार कंपनियां बिना परेशानी के चंद घंटों में स्पेक्ट्रम आवंटन किए जाने से काफ़ी खुश है। आगे देखें जम्मू कश्मीर में बसे दूसरे लोगों को वोट मिलने के साथ ही अधिकार मिलने के साथ ही कश्मीर का सियासत गर्म हो गई है। कश्मीर केंद्रित दलों सहित कांग्रेस की स्थानीय बनाम बाहरी नाम पर दोहरी राजनीति हो रही है। इस मुद्दे पर 22 अगस्त को नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भाजपा छोड़ सभी दलों की बैठक बुलाई। वो चीज़ है क्या होंगे बदलाव। अगर बात करें तो अनुच्छेद 370 की समाप्ति के साथ ही जम्मू कश्मीर में केंद्रीय कानून लागू हो गए हैं। अब जम्मू कश्मीर में भी अन्य राज्यों से आकर बसे नागरिक मतदाता सूची में नाम करवा सकते हैं। ये भी चीज़ें किया गया है क्योंकि क्यों होंगे बदलाव। तो 370 अनुच्छेद समाप्त होने के बाद बन रही मतदाता सूची से जुड़ेंगे 25 लाख नए मतदाता। मतलब ठीक है। आगे है विकास परियोजना की राह में रोड़ा बन रहे हैं पेड़। राजधानी जो है पटना में पेड़ों की वजह से अटकी विकास परियोजनाओं को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद को पत्र लिखा है। कहा कि परियोजनाओं के मार्ग में आने वाले पेड़ों को लेकर किए गए आवेदन पर 60 दिनों के भीतर जवाब देना होता है। आगे है ड्रोन ढूंढ रहा है संपत्ति कर डिफॉल्टर। मतलब अगर आप पैसा बचाने के लिए गलत जानकारी देकर संपत्ति कर जमा कर रहे हैं तो आपका महंगा पड़ सकता है आपको। अब दिल्ली नगर ने जमा संपत्ति कर की सत्ता की जांच के लिए ड्रोन का सहारा ले लिया है। अब उन्होंने ड्रोन का सहारा लिया है। संपत्तियों को सर्वे किया जा रहा है। ड्रोन की सर्वे रिपोर्ट से निगम अपने डाटा की जाँच करेगा और उसके बाद जो डिफॉल्टर पाया जाएगा उसे जुर्माने के साथ बकाया संपत्ति कर देना होगा। दिल्ली में पहली बार निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दक्षिण दिल्ली के अखोला औद्योगिक क्षेत्र की शुरुआत की है। वहाँ का सर्वे पूरा हो गया है। नगर निगम का जब पायलट प्रोजेक्ट ठीक रहा तो आने वाले दिनों में और भी औद्योगिक क्षेत्रों में इस प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। चलिए एक और है कि न्यूज कर्मियों के भुगतान के लिए लगाया जा सकता है सेवा शुल्क। मतलब होटल रेस्तरां में खाने के बिलों पर सेवा शुल्क लगाने के संबंध में जारी निर्देश रोक लगाने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि किसी राहत के लिए कल पीठ से संपर्क करें जिसने रोक लगाने का आदेश दिया था। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने टिप्पणी की कर्मचारियों के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं पर सेवा शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। पीठ ने यह भी कहा है कि एक नियोक्ता के रूप में अपने कर्मचारी को भुगतान नहीं करना चाहते हैं विभिन्न अधिनियमों के तहत आप विभिन्न अधिनियमों के तहत अपने कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए बाध्य हैं। रेस्तरां एसोसिएशन की तरफ से पेश हुए वकील अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि सेवा शुल्क लगाने का मुद्दा केवल एक टिप देने का नहीं था, बजाय एक उद्योग प्रथा से संबंधित था और 70 वर्षों से चल रहा है। आरटीएस के स्टेशनों के करीब बसेगी कॉलोनियाँ। मतलब क्या है तो दिल्ली मेरठ रीजनल रेल ट्रांजिट सिस्टम आरटीएस कॉरिडोर के ऐसे स्टेशनों के आसपास छोटी कॉलोनियाँ बसाई जाएगी इनके आसपास खाली जगह उपलब्ध है। इन कॉलोनियों में बहुमंजिला ऑफिस, रिहायशी ब्लॉक, स्कूल, अस्पताल, मार्केट, पार्क आदि होंगे। दिल्ली प्रकाश प्राधिकरण डीडीए के साथ मिलकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम एनसीआरटीसी ने योजना पर काम शुरू कर दिया है। जलवायु परिवर्तन में कई राज्यों में अक्षय ऊर्जा क्षमता पर डाल सकता है असर। मतलब जलवायु परिवर्तन को लेकर अगर बात किया जाए, चिंता एक सर्वे किया गया है, अध्ययन किया गया है, उसमें सामने आई कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में जलवायु परिवर्तन की यही स्थिति रही तो अगले 5 दशकों में अक्षय ऊर्जा की क्षमता प्रभावित हो सकती है। अगर बात करें भारत ने 2030 तक अक्षय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50% पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है, लेकिन IIM पुणे, सेंटर फॉर प्रोटोटाइप क्लाइमेट मॉडलिंग, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी और अबू धाबी के शोधकर्ता क्रमशः TS अनुसेन और गोपाल कृष्णन और पार्थ सारथी मुखोपाध्याय ने एक अलग ही तस्वीर दिखाई है। शोधकर्ताओं ने भारतीय उपमहाद्वीप में अगले 40 वर्षों के लिए अक्षय ऊर्जा की पवन और सौर ऊर्जा क्षमता अनुमानों पर विश्लेषण विभिन्न अत्याधुनिक जलवायु मंडलों के जरिए किया है, जिसको आपको देख लेंगे चीज़ें। आगे अगर बात करें तो हमारा जो आर्टिकल है आगे, कवच से लैस है वंदे भारत का नया वर्जन जो आ रहा है, से ट्रायल होने जा रहा है। हमारा क्या है, कौन कौन सुविधाएं इसमें मिलेगा, इसमें बात कर लेते हैं चीज़ यहाँ पे। ये सुविधाएं कौन सा मिलेगा। या आपातकालीन स्थिति में लोको पायलट से बात करने के लिए 4 माइक और स्विच लगे हैं। कोच बैक्टीरिया फ्री एयर कंडीशनिंग रहेंगे। पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी है। दरवाजे और खिड़कियों में फायर सर्वाइकल केबल है जिससे आग लगी स्थिति में खुलना आसान होगा। धूम्रपान करने पर अलार्म बजेगा। ट्रेन को रोकने के लिए पुश बटन है। 2 कोच पूरी ट्रेन पर नज़र रखेंगे। 3 घंटे तक पावर बैकअप रहेगा। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, ये इस बार ट्रायल होने वाला है। कभी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते गांव की गवर्नेंस की बदल गई है छवि। कौन सा गांव की बात किया जा रहा है, तो ये हमारा कभी बुनियादी
सुविधाओं के लिए त्रस्ता रहा। उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ कुंडा तहसील का यादव पट्टी, वहाँ पे जो है सो बदलाव आया है। मतलब 2000 की आबादी वाले इस गांव की छवि गवर्नेंस ने बदल दिया है। किसी प्रकार का प्रमाण पत्र या सरकारी योजनाओं को सरकारी की जानकारी लोगों को गांव में ही मिल जाती है। ग्राम सचिवालय में स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग और कृषि विभाग में अलग अलग काउंटर बने हुए हैं जहां इनसे संबंधित कार्य निपटाए जाते हैं। इससे ग्रामीणों को किसी सरकारी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ते हैं और गाँव में सौर ऊर्जा की भी व्यवस्था दे दिया गया है। बहुत ही अच्छा पहल है। भारत का अमृतकाल, स्वप्न और चुनौतियाँ, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है ये। कि अगर बात करें तो अमृतकालीन स्वाधीनता दिवस प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के इन्हीं 2 शब्दों में समझा जा सकता है। पहला क्या है तो भ्रष्टाचार और कर्तव्य। उन्होंने जिस परिवारवाद और भाई भतीजावाद की बात की है वह योग्यता को अनदेखा करते हुए सगे संबंधियों को आगे बढ़ाने का भ्रष्टाचार, जातिवाद भी इसी का एक रूप है। ये दोनों भारतीय समाज में संस्थागत रूप धारण कर चुके हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन्नति, विचारधारा, प्रशासन, न्याय हो विकास, देश का हर पहलू इन समस्याओं से प्रभावित हो रहा है। आगे बात करेंगे तो दूसरा कर्तव्य है दूसरा जो हमारा कर्तव्य था कि जिसका समावेश संविधान में 42वें और संविधान बड़े संशोधन द्वारा किया गया। आपातकाल में किए गए संशोधन की वैधता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि हम सभी नागरिक ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तब तक किसी के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित नहीं हो सकती है। आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तभी तक सुरक्षित, यहाँ बहुत अच्छा पॉइंट है ये, आपका बहुत अच्छा पॉइंट है। आपकी अभिव्यक्ति तब तक सुरक्षित है जब तक आप दूसरों के मान, सम्मान और मर्यादा का आदर करते हैं। जैसा यातायात में आपकी सुरक्षा तभी सुनिश्चित हो सकती है जब आप नियमों के पालन करें और दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखें। यही बात चीज़ों और काम की गुणवत्ता, न्याय, प्रशासन की मुस्तैदी और जलवायु की स्वच्छता पर भी लागू होता है। देश के विकास को गति तभी मिल सकती है। बहुत ही अच्छा पॉइंट, यहाँ भी देश बोला जा रहा है कि बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पे कि देश के विकास को तभी गति मिल सकती है जब नागरिक अपना कर्तव्य समझकर ईमानदारी से काम करें। किसान अपनी उपज और आमदनी बढ़ाने के लिए नई तकनीक और बीजों से नई फसलें उगाएं। अध्यापक पूरी तन्मयता से पढ़ाएं। डॉक्टर इलाज और इंजीनियर निर्माण अच्छे से करें। व्यापारी मुनाफे का क्या करता है, डॉक्टर जो है सो मुनाफे का एक हिस्सा नई तकनीक और कुशलता की खोज में लगाएं। ये सब चीज़ें बहुत अच्छा दिया गया है। नेता और उनकी सरकारें सपने दिखा सकते हैं और उन्हें साकार करने का बढ़ावा भी दे सकते हैं, पर कर्तव्य निभाना तो नागरिकों के हाथ में है। नारी सम्मान की अगर बात करें तो गुलामों की मानसिकता से मुक्ति या अपनी भाषा और विरासत पर गर्व करने का प्रण हो, ये सब तभी पूरे हो सकते हैं जब देश का नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे और उनका तन्मय से पालन करे। बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल दिया गया है, आपको इसमें पढ़ने की ज़रूरत है। देश को अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण लेने, व्यवस्था को भ्रष्टाचार और परिवार से मुक्त करने, नई खोज और अनुसंधान पर बल दिए जाने और नई शिक्षा नीति से कमेरी शिक्षा को बढ़ावा देने जैसी बातों का लक्ष्य विकास को देना है ताकि रोजगार बढ़ सके। खासकर गांव देहात कौन 55% लोगों के लिए जो अर्थव्यवस्था मात्र 14% जोड़ने वाले कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। अगला को है कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भरता का संकल्प दोहराया और भारत में बनी होवित्जर तोपों से मिली सामाजिक सलामी को मिसाल रूप में पेश किया है। भारत अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा हथियारों, रक्षा उपकरण और विमानों पर खर्च करता है। इसका निर्माण भारत में शुरू होने से दूसरे देशों पर सामरिक निर्भरता कम होगी, पूंजी की बचत होगी और देश में रोजगार बढ़ेंगे। आत्मनिर्भरता की सबसे बड़ी जरूरत ईंधन और खाद्य तेलों के क्षेत्रों में है। ऊंचे दामों पर उनके आयात से देश में महंगाई की समस्या बढ़ी। यदि सौर और पवन ऊर्जा जैसे अच्छे ऊर्जा के स्रोतों का तेजी से विकास करके ऊर्जा की निर्भरता को कम या समाप्त किया जा सकता है तो इससे पूंजी की बचत होने के साथ साथ तेल का निर्यातक देशों की तानाशाही से भी मुक्ति मिल सकेगी। भारत की सबसे बड़ी विफलता क्या है तो स्कूली शिक्षा। भारत की सबसे बड़ी विफलता स्कूली शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षित पेयजल की रही। इन क्षेत्रों में की मिलीजुली जिम्मेदारी राज्य और केंद्र सरकार की है और केंद्रीय विद्यालय और अस्पतालों का स्तर तो बहुत थोड़ा बेहतर है, पर राज्यों के स्कूल, कॉलेजों और अस्पतालों का स्तर इतना खराब है कि सिंगापुर को प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की एक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी के सामने उसकी आलोचना कर डाली थी। समझ सकते हैं। अगर बात करें सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक क्षेत्र की चुनौतियां और भी कड़ी है। आरक्षण और कड़े कानूनों के बावजूद जातिवाद की जड़ें उखड़ने के बजाय गाढ़ी होती जा रही है। सामाजिक समरसता की जगह महिलाओं, विभिन्न मतावलंबी और अल्पसंख्यकों के प्रति कड़वाहट फैल रही है। कुछ भूले संविधान सभा से शुरू की गई थी, जैसे समान नागरिक संहिता के लिए आम राय न बन पाना और पंथ निरपेक्षता के सिद्धांत पर देश में राज्यों को धार्मिक आधार पर विशेषाधिकार देना, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन और अनुच्छेद 370 को रद्द करने से धार्मिक आधार पर विशेषाधिकार की समस्या हल हुई है। परंतु शेष प्रश्नों और जलवायु परिवर्तन से बचाव के उपायों पर नीतियाँ बनाने की जरूरत है। बहुत ही अच्छा आर्टिकल था, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये भी आर्टिकल है आपका विकास के वाहक बने उच्च शिक्षण संस्थान के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में है। तो इसके बारे में अगर हम समझेंगे
तो विकसित हो या विकासशील, सीधे कह रहा है विकसित हो या विकासशील, वहाँ के विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान कई तरह की भूमिका निभाते हैं। वे न केवल डिग्री और शिक्षा देने का काम करते हैं बल्कि उस समाज की, देश की आँख भी होती है। ये आँखें यहाँ देख सकती है देश के विकास में कैसा हो रहा है, उसकी गति क्या है, ये सब पर प्रभाव पड़ता है। भारत में भी कुछ विश्वविद्यालय ऐसे हैं, भारत की बात किया जा रहा है, भारत में कुछ विश्वविद्यालय एवं संस्थाएं ऐसा काम करती है कि किंतु यहाँ ऐसा काम कम होता है। भारत में सरकारों द्वारा चलाई जा रही विकास योजनाएं एवं कार्यान्वयन हमारी शिक्षा एवं शोध की दुनिया के बीच बड़ा अंतर रहा है। यहाँ विकास का सपनों का सरकारों का काम माना जाता रहा है एवं शिक्षण संस्थाओं का काम शिक्षा देना एवं पढ़ाना है। शोध की भूमिका इस पूरी प्रक्रिया में गौण रही है, लेकिन वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है। इसमें बदलाव की महती ज़रूरत है। आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आकांक्षी भारत किस तरह भारत की गति से जुड़ा हो और क्या पाने का आकांक्षा लोगों के मन में सृजित की है, इन सब पर जितना अध्ययन और शोध होना चाहिए उतना नहीं हो पा रहा है। जैसे कि विकास योजना में जैसा बात किया जा रहा है, जैसे कि विकास योजनाओं में लाभार्थी कौन, योजनाएं किस रूप में किस किस तक पहुंच पा रही है, इसका कोई व्यवस्थित शोधपरक आकलन हमारे पास नहीं है। हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने भी विकास की इस गति को समझने का आग्रह किया है। पहले दिनों यह खबर आई थी कि भारत सरकार का शिक्षा विभाग विकास कार्यों पर एवं गवर्नेंस की रूपरेखा के दृष्टि ज्ञान सृजन संरक्षण की महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम करने जा रहा है। इसके तहत देश के अनेक केंद्रीय विश्वविद्यालय, IIT, IIM और शोध संस्थान मिलकर भारत सरकार के क्या करेगा, विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा और उनके सामाजिक प्रभाव का मूल्यांकन करेंगे और ठीक है, ये सब करेंगे। आगे अगर बात करेंगे तो अभी तक इस संदर्भ में जो चर्चाएं हुई उसके अनुसार केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान या शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के नेतृत्व में शिक्षा मंत्रालय इस मिशन में देश के सभी शिक्षण संस्थानों को जोड़ने में संलग्न है। अब यदि भारत को विकास प्रक्रिया को समाज के निचले स्तर तक पहुंचने की गति को समझने का काम विश्वविद्यालय एवं अनुच्च शिक्षण संस्थान कर सकेंगे तो भारत में विकास को नई दिशा मिल सकेगी। कुल मिलाकर ज्ञान की विरासत अन्य दूसरी चीज़ों से नहीं कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर ऐसा बन जाए तो देश के युवाओं की मानसिकता, ठीक है, युवाओं की मानसिकता निर्माण में इसकी महत्ता साबित होगी। अपने अपने क्षेत्र में बने ये शिक्षण संस्थान अगर अपने अपने पास की विकास की भी निगरानी कर सके तो देश में विकास की प्रक्रिया को संतुलित एवं सार्थक बनाने में भारी भूमिका निभा पाएंगे। विकास की प्रक्रिया एवं ज्ञान सृजन के इस जुड़ाव से दिल्ली से चलने वाला 1 रुपया अंतिम छोर तक 1 रुपये के रूप में तो पहुँचेगा ही, साथ ही यह 1 रुपया अपने मूल्य से कई गुना अधिक परिणाम दे पाएगा। कर लिए। और अगला को आपका है भारत को विकसित बनाने का संकल्प, इसको आप पूरा पढ़ लेंगे। बहुत ही अच्छा ये आर्टिकल है, VVI, यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको VVI। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, हम ये इसका कर देते हैं आपको। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद इस बार 15 अगस्त को पहली बार लाल किले पर तिरंगा को सलामी देने के लिए मेड इन इंडिया तोप का इस्तेमाल किया गया। आत्मनिर्भर यानी भारत देश को अपने दम पर चमकाने का महान दायित्व हर वासी के माथे पर आता है। सवाल ये है कि उस दायित्व का निर्वहन कितना हो पाया। कभी कभी यह लगता है कि तमाम जड़ताओं और कठिनाइयों के बावजूद एक देश के रूप में भारत ने दुनिया में अपनी चमक कायम रखी है। ब्रांड फाइनेंस नामक संगठन वैश्विक स्तर पर जो आकलन करता है उसके मुताबिक मूल्यवान देशों की पिछली सूची में भारत दुनिया में 7वें स्थान पर था। व्यावसायिक नजरिए से देखें तो हमारा देश की कारोबारी कीमत ब्रांड वैल्यू करीब 137 अरब $2.1 अरब थी, जी इस सूची में अमेरिका शीर्ष पर 19.7 अरब डॉलर और फिर क्रमशः चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, जापान और फ्रांस, इसके बाद भारत का स्थान था। वैश्विक पैमाने पर इस सूची को लेकर यह बहस हो सकती है कि क्या इससे देश का जरूरी मसलों पर कोई समाधान निकलता है या नहीं, लेकिन ध्यान रखना होगा यह सूची दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के प्रदर्शन के आधार पर उनसे संबंधित देशों की ताकत और उनकी छवि के मूल्य के पैमाने पर तैयार होती है। अर्थव्यवस्था की अनेक चुनौतियाँ, अगर यहाँ पे बात करें अर्थव्यवस्था की अनेक चुनौतियाँ हैं। कोरोना काल में बंद पड़े कारोबारों और डॉलरों की तुलना में रुपये की कीमत में बीच ब्रांड इंडिया रुपये भारत में छवि पर क्या असर पड़ा, इसे लेकर ज़्यादातर विश्लेषकों में का मत है कि विकास दर, मुद्रास्फीति और व्यापार घाटा जैसे बुनियादी आर्थिक आंकड़ों में का कमज़ोर होना रेटिंग एजेंसियों द्वारा देश की क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने की चेतावनी समस्या पैदा कर रही है। लेकिन भारत के ब्रांड वैल्यू पर इन बातों का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। इसकी एक वजह राजनीतिक इच्छा शक्ति और दृढ़ता हो सकती है। भारत में फैसले राष्ट्रीय और जनहित में लिए जाते हैं।
ना कि किसी अन्य देश के दबाव में। यह भी ध्यान में रखना होगा कि किसी अन्य चीज़ की तरह देशों का क्या होगा, तो क्या करना है हमको, किसी अन्य के दबाव में। यह भी ध्यान रखना होगा किसी अन्य चीज़ की तरह देशों की वैश्विक छवि भी अंततः उसकी तीसरी गुणवत्ता तय हो सकती है। इसलिए सरकारों को बाहरी छवि की चिंता अवश्य करनी चाहिए, लेकिन देश के आम लोगों की खुशहाली भी की सुनिश्चित किए बगैर। अगला टॉपिक है उपभोक्ताओं के साथ कोताही बरतने वाले राज्यों को केंद्र सरकार का अल्टीमेटम। मतलब उपभोक्ता जो है संरक्षण में कोताही जो बरतने वाले राज्यों को केंद्र सरकार ने आगाह किया है। उपभोक्ता शिकायतों का निपटारा करने में पिछड़ने वाले राज्यों और केंद्र प्रदेशों से तत्काल कारगर कदम उठाने को कहा गया। उपभोक्ता हितों का संरक्षण करने के लिए गठित 9 प्रदेशों में राज्य उपभोक्ता आयोगों के अध्यक्ष के पद और 50 से ज़्यादा सदस्यों के पद रिक्त हैं। केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय आंकड़ों के मुताबिक राज्य उपभोक्ता आयोग ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात जैसे राज्यों में उपभोक्ता संबंधी शिकायतों की संख्या सर्वाधिक है। राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोग में लंबित मामलों की संख्या दर साल बढ़ती जा रही है। इसके निपटारे को लेकर मंत्रालय लगातार दबाव बना रहा है। महाराष्ट्र में जैसे राज्य में लंबित मामलों की संख्या बहुत ज़्यादा। दरअसल यहाँ के औरंगाबाद और नासिक सर्किट बेंच में लंबित शिकायतों की भरमार है। यहाँ शिकायतों के निपटारे की औसत इकाई अंक को पार कर पाया है। ये सब चीज़ देख लेंगे चीज़ों को। आगे है कि देश में मार्च तक तैयार हो जाएंगे 2 लाख नए ग्रामीण डिजिटल उद्यमी। मतलब देश अभी के 4 लाख गांव में CSC चलाने वाले 4 लाख डिजिटल विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर विद्यालय क्या है, तो डिजिटल उद्यमी है। चालू वित्त वर्ष 22-23 के अंत तक इसकी संख्या बढ़कर 6 लाख हो जाएगी। डिजिटल उद्यमी ग्रामीणों को गांव में रहकर भी सभी प्रकार के डिजिटल सेवाएं प्रदान करते हैं और बदले में सरकार या फिर ग्रामीणों की तरफ से उन्हें सेवा शुल्क मिलता है। स्वतंत्रता दिवस अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा था, क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, कि हिंदुस्तान को 4 लाख कॉमन सिविल सर्विस सेंटर गाँव में विकसित हो रहे हैं। अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है। बहुत सारा टॉपिक निकल गया है चीज़ आज, जो कि आप नोट कर सकते हैं। भारत का रूस के खिलाफ झुकाव खत्म होने में लगेगा लंबा समय। अमेरिका ने कहा है कि भारत और रूस के संबंध पुराने हैं। भारत को अपनी विदेश नीति में रूस की तरफ से झुकाव खत्म में लंबा समय लगेगा। भारत और रूस में इससे तेल और रक्षा उपकरणों के आयात संबंधी सवाल पर अमेरिकी जो विदेश मंत्रालय है ये कहा, किसी अन्य राष्ट्र की विदेश नीति पर बोलना मेरा काम नहीं है, लेकिन भारत से सुनी गई बातों को मैं साझा कर सकता हूँ। हमने विभिन्न देशों के यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र महासभा में अनेक वोट समेत कई मुद्दों पर बात करते देखा है। हम इस बात को समझते हैं कि यह बटन दबाकर बत्ती जलाने जैसा नहीं होता। ने यह भी कहा कि यह समस्या विशेष रूप से उन देशों के साथ है, जिनके रूस से ऐतिहासिक संबंध है। भारत और रूस के संबंध पुराने हैं, उसे अपनी विदेश नीति रूस की तरफ से झुकाव पैदा करने में लंबा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत के साथ द्विपक्षीय क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्वाड व अन्य मंचों के जरिए काफ़ी करीब से काम कर रहा है। रूस, भारत एवं चीन समेत कई देशों के संयुक्त सैन्य अभ्यास से जुड़े सवाल पर कहा कि ये देश अपने सार्वभौम निर्णय स्वयं करते हैं। किसी सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए संबंध फैसला करना उनका अधिकार है। हालांकि मैं बताना चाहूँगा कि इसमें भाग ले रहा अधिकतर देश अमेरिका के साथ नहीं है। चलिए इस टॉपिक को थोड़ा सा पढ़ लेंगे चाहिए। चलिए तो ठीक है, तो हम लोग का यहाँ तक आज का टॉपिक लगभग चीज़ें क्लियर हो गया है। कृपया इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें और हो सके मैं ये सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि आप लोग कृपया इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने में आप लोग हमें हेल्प करेंगे। सब्सक्राइब करने में कुछ जाता तो नहीं ना, एक पैसा आपको लगता है, मैं सिर्फ एक अनुदान के रूप में कहता हूँ कि बस आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब करा सकते हैं चीज़ों को, ताकि इससे क्या होगा कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी हेल्प साबित होगा और तैयारी करने में हेल्प मिलेगा उसको। और पीटी के स्तर पे, मेंस के स्तर पे, इंटरव्यू के स्तर पे सारे पॉइंटों को हम लोग आगे और भी डिस्कस करेंगे चाहिए और लगातार ही कंटिन्यू चलता रहेगा। और हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं पीटी का स्तर पे, मेंस का स्तर पे, उसमें अगर जिनको जुड़ना है तो हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहता है, व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर, वहाँ से आप हमें मैसेज के जरिए या कॉल के जरिए हमसे जुड़ सकते हैं। कोई भी तरह की अगर कोई जानकारी लेना हो, पूछना हो क्लास के बारे में, तो वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और जितना ज़्यादा आप इस सेशन को आप शेयर कर सकते हैं तो उसको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा हमें, ठीक है। तो हम लोग फिर कल मिलते हैं और तब तक आप लोग
क्या कहते हैं, अपना तैयारी करते रहिए। 67 PT का जो डेट आ गया हो, डेट के अनुसार अब तक तैयारी में लग जाइए। क्योंकि आयोग का जो भी मामला हो, डिसीजन हो, उस डेट को एग्जाम होती है तो भी या नहीं होती तो भी, लेकिन तैयारी आपकी चलती रहनी चाहिए। तैयारी को रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, चलिए तो हम लोग कल मिलते हैं फिर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।